सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास जो जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से संचालित है, उस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, सामाजिक विज्ञान के अपन चौथे लेसन की आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। चौथे लेसन का नाम है विश्व का इतिहास। चलो, लेसन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा में इस लेसन से अपने एक प्रश्न आएगा और वो अकेला प्रश्न होगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो इस लेसन में अपन प्रश्न उसी तरीके से देखेंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में अपने 4 नंबर का प्रश्न गलत ना हो। अब पहला प्रश्न है इसमें, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो इसको अपन प्रश्न के रूप में ही देखते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। अब ध्यान रखना, 4 नंबर का प्रश्न अपने आएगा तो अधिकतम अपने को कितने कारण बताने? इसमें 4 कारण ही बताने हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो अपन इस प्रश्न को तभी समझ पाएंगे, इसके आंसर को, जब हमें इस राष्ट्रवाद का अर्थ पता होगा। तो समझना, यदि राष्ट्र के लोगों में आपस में एकता हो तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना हो तो उसे कहते हैं अपन क्या? राष्ट्रवाद। कई बार आपने सुना होगा, एक फौजी कहता है कि मैं देश के लिए मेरी जान भी दे सकता हूँ। इसका मतलब उस फौजी में राष्ट्र के लिए समर्पित होने की भावना है। ये उसका क्या है? राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्र के लोगों में एकता तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावनाएं क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले तो अपन ये अर्थ लिखेंगे, राष्ट्र के लोगों में आपस में एकता तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। अब ये तो सिंपल सा अपन ने अर्थ लिखा है। क्वेश्चन था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो अब अपन देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। क्या कारण थे कि भाई राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था? यूरोप से हुआ था। तो सबसे पहला कारण तो अपन लिखेंगे मध्यम वर्ग का उदय। अब एक बार थोड़ा सा बोर्ड पे लिखता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। यूरोपीय समाज 3 वर्गों में बटा था। जो उच्च वर्ग था उसमें तो कौन शामिल थे? कुलीन। जो मध्यम वर्ग था उसमें कौन शामिल थे? व्यापारी। जो भी व्यापारी या औद्योगिक घराने से संबंधित होते थे वो किस में शामिल होते थे? मध्यम वर्ग में। और जो निम्न वर्ग था, निम्न वर्ग में कौन शामिल थे? कृषक व श्रमिक। मतलब किसान व श्रमिक कौन से वर्ग में आते थे? निम्न वर्ग में आते थे। अब समझना, आपने हेडिंग क्या डाली है? मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप के समाज में 3 वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ये जो उच्च वर्ग था जिसे कुलीन वर्ग भी कहा जाता था, उच्च वर्ग संख्या में बहुत कम था। मतलब पूरे यूरोपीय समाज में मात्र लगभग 2% के लगभग क्या था? ये उच्च वर्ग था। संख्या में बहुत कम था, लेकिन फिर भी शासन से संबंधित संपूर्ण शक्तियां किसके पास थी? इसी के पास थी। इसी के द्वारा शासन का संचालन होता था, इसी वर्ग के द्वारा नियम बनाए जाते थे, इसी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब इस मध्यम वर्ग ने साथ दिया किसका? कृषक व श्रमिक वर्ग का साथ दिया और इन वर्गों के लिए भी अधिकारों की मांग की। अब जब इस वर्ग ने भी समान अधिकारों को मांग की, इस वर्ग ने भी कहा कि भाई पूरे राष्ट्र में सबको समान अधिकार होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि केवल एक वर्ग के पास ये अधिकार है। तो जब इन्होंने आपस में एकता स्थापित की
तो अब अपन समझ सकते हैं कि ये तो 2% ही था ना समाज में, 98% में तो ये शामिल थे। जब ये 98% एक हो गई, इसका मतलब यूरोप में क्या हो गई, एकता स्थापित हो गई। और एकता स्थापित होना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ गए बात। तो इसमें अपन आगे लिखेंगे कुलीन वर्ग संख्या में, या जनसंख्या लिख देते हैं अपन, कुलीन वर्ग की जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। फिर भी उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। शासन में प्रभाव भी किनका था, कुलीन वर्ग का ही था। अतः मध्यम वर्ग ने निम्न वर्ग के साथ, निम्न वर्ग मतलब कृषक और श्रमिक वर्ग, निम्न वर्ग के साथ मिलकर सभी के लिए समान अधिकारों की मांग की। सभी के लिए समान अधिकारों, समान अधिकारों की मांग की। इस एकता से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण तो क्या हो गया, मध्यम वर्ग का उदय। मतलब मध्यम वर्ग का जैसे ही प्रभाव बढ़ा, मध्यम वर्ग ने साठगांठ कर ली किसके साथ, निम्न वर्ग के साथ। इतने बड़े जनसंख्या वाले वर्ग में जब एकता स्थापित हो गई, तो एकता स्थापित होना ही क्या कहलाया, राष्ट्रवाद का एक प्रमुख कारण कहलाया। राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप का दूसरा कारण क्या था, उदारवादी विचारधारा। अपन इसको लिखेंगे क्या, उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद, इसका मतलब समझना, देखो जो उदारवादी विचारधारा के लोग होते हैं वो स्वतंत्रता पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं, जहां भी उदारवाद वर्ड लिखा हुआ आपको कहीं भी मिल जाए, चाहे वो इकोनॉमिक्स में मिले चाहे पॉलिटिकल साइंस में मिले, उदारवाद हमेशा किस पर बल देता है, स्वतंत्रता पर बल देता है। अब उदारवादी क्या चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता हो। यूरोप में क्या होता था कि कई प्रांत थे, तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आने जाने की स्वतंत्रता हो। तो इतना लिखता हूँ, फिर और समझते हैं इसको। उदारवादी मुख्यतः किस पर बल देते हैं, स्वतंत्रता पर बल देते हैं। उदारवादियों का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता हो। यूरोप के था क्या, इस समय यूरोप जो था ना वो कई प्रांतों में बटा हुआ था, एक प्रांत से दूसरे प्रांतों में आने जाने की ज़्यादा सुविधा या ज़्यादा छूट मिली हुई नहीं थी। उदारवादी क्या चाहते थे कि यूरोप में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आने जाने की या घूमने की स्वतंत्रता हो। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आने जाने की स्वतंत्रता हो तथा
एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आयात निर्यात होने पर सामान भेजने पर, लिख देते हैं अपन सिंपल भाषा में, सामान भेजने पर उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाए, कोई टैक्स नहीं लगाया जाए। इससे यूरोप के प्रांतों में एकता बढ़ेगी। इसी विचारधारा ने किसको जन्म दिया? राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब समझना इसका मतलब। उदारवादी देखो किस पर विश्वास रखते थे? स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे, स्वतंत्रता पर बल देते थे। उदारवादियों का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता हो, यूरोप के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आने जाने की स्वतंत्रता हो तथा, अब समझना मेन चीज ये, यूरोप में जो भी प्रांत है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में यदि सामान भेजा जाता था तो दूसरा प्रांत वाला उस पर क्या लगाता था? टैक्स लगाता था। तो इन उदारवादियों ने क्या विचार दिया कि यूरोप के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जब सामान भेजा जाए उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। जब टैक्स नहीं होगा तो बताओ सामान का आयात निर्यात एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ज्यादा होगा। जब आयात निर्यात ज्यादा होगा तो यूरोप के इन प्रांतों में आपस में किसकी स्थापना होगी? एकता की स्थापना होगी। और एकता की स्थापना होने से ही किसका उदय होगा? राष्ट्रवाद का उदय होगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा कारण क्या हो गया? उदारवादी राष्ट्रवाद। तीसरा कारण है इंग्लैंड तथा फ्रांस की क्रांति। इंग्लैंड तथा फ्रांस की क्रांति। अब पहले तो बोर्ड पे लिखता हूं, उसके बाद समझाता हूं। इंग्लैंड की क्रांति से लोगों को यह समझ में आया कि राजा के पास कोई दैवीय अधिकार नहीं होते। राजा के पास कोई दैवीय अधिकार नहीं होते। राजा भी सामान्य व्यक्तियों की तरह ही एक व्यक्ति है। ये तो इंग्लैंड की क्रांति। दूसरा कहाँ की क्रांति है? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से लोगों को स्वतंत्रता व समानता के अधिकार लोगों में, लिख लेते हैं यहाँ, लोगों में स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की मांग बढ़ी। इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। अब समझना इसका मतलब क्या हुआ। देखो, इंग्लैंड में राजा अपने को दैवीय अधिकारों से
संपन्न मानता था। मतलब क्या हुआ इसका, इंग्लैंड का जो राजा होता था वह ये कहता था कि भाई राजा की नियुक्ति आप लोगों ने नहीं की, राजा को पृथ्वी पर भेजा है किसने, ईश्वर ने, मतलब देवता ने। इसलिए राजा सामान्य लोगों के समान नहीं है, राजा सामान्य लोगों से अलग है। लेकिन जब इंग्लैंड में क्रांति हुई तो लोगों ने राजा को पद से हटा दिया और अपनी पसंद के व्यक्ति को राजा बना दिया। अब एक चीज बताओ, इंग्लैंड का राजा तो ये कहता था ना कि इंग्लैंड का राजा देवताओं द्वारा नियुक्त है, तो इसको तो ये तो सामान्य लोगों से अलग है। जब लोगों ने इसको उठा दिया तब लोगों के समझ में नहीं आया, लोगों के समझ में आया कि भाई ये कोई देवता द्वारा नियुक्त नहीं है। तो देखो, इंग्लैंड की क्रांति से तो लोगों को ये समझ में आया कि राजा के पास कोई दैवीय अधिकार नहीं होते, वह भी मतलब राजा भी सामान्य व्यक्तियों की तरह ही एक व्यक्ति है। फ्रांस की क्रांति में किसको बल मिला, स्वतंत्रता और समानता जैसे अधिकारों को बल मिला। लोगों के यह दिमाग में आया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होना चाहिए। तो जब लोगों के ये समझ में आ गया कि भाई राजा के पास अधिकार नहीं होते, अधिकार तो किसके पास होने चाहिए, जनता के पास होने चाहिए, तो फिर लोगों में किसकी भावना का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। तो राष्ट्रवाद के उदय का तीसरा कारण ये हो गया। लास्ट कारण और करेंगे अपन, लास्ट कारण लिखेंगे अपन भाषा व लोक कथाओं का योगदान। लोक कथा का मतलब होता है कहानी, जो घर में बड़े बुजुर्ग जो कहानी सुनाते हैं ना, वही क्या होती है, लोक कथाएं होती है। तो कहानियों के माध्यम से क्या होगा कि लोग एक दूसरे की बातों को समझे। कहानियों के माध्यम से लोगों ने एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाई, लोगों ने एक दूसरे को समझा, जिससे राष्ट्र में किसकी स्थापना हुई, एकता की स्थापना हुई। दो लाइनें लिखेंगे इसमें अपन, कहानियों के माध्यम से लोगों ने एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाई, और जब आपस में बातचीत होती है तभी तो एकता स्थापित होती है। एकता स्थापित होगी तो किसका जन्म हो गया, राष्ट्रवाद का। इससे लोगों में एकता स्थापित हुई, जिससे किसका जन्म हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में राष्ट्रवाद के उदय के कारण पूछे जाते हैं तो ये 100% आप दिमाग में बैठा लेना कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने कारण पूछे जाएंगे, 4 कारण। और 4 कारणों को लेकर अपने इस प्रश्न में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन एक प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं। देखो, इंग्लैंड में एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नाम था औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में कई प्रश्न बनते हैं, लेकिन आज के वीडियो में अपन केवल एक प्रश्न को लेकर चर्चा करेंगे, और वो प्रश्न है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से क्यों हुआ। तो पहले तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझना। पहले क्या होता था कि ज़्यादातर कार्य लोगों द्वारा हाथों से किए जाते थे। कपड़े का निर्माण करना, अपन जो ये शर्ट वगैरह ये भी पहनते हैं ना, ये भी लोग बाग हाथों से इसका निर्माण करते थे। समझ रहे हो बात। तो ज़्यादातर कार्य हाथों से किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मशीनों का निर्माण किया गया, और जो कार्य हाथों से होता था अब वही कार्य मशीनों से होने लगा। मतलब
उद्योगों में होने लगा। और हाथों से होने वाला कार्य जब मशीनों से होने लग जाता है, मतलब उद्योगों में होने लग जाता है, इसी को क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के क्या कारण थे? इंग्लैंड में ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई? पहला कारण दे रखा है, इंग्लैंड के पास औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड के पास क्या था? औपनिवेशिक साम्राज्य। तो शुरुआत अपन इसी से करेंगे। इंग्लैंड के पास एक बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था। बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था। अब समझना इसका मतलब क्या? औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब, यदि जैसे ये कोई देश है और ये छोटे छोटे देश हैं, समझ के बात, इस बड़े देश ने इसने छोटे छोटे देशों पर अपना अधिकार कर लिया, तो ये इस बड़े देश के क्या कहलाएंगे? उपनिवेश कहलाएंगे या औपनिवेशिक साम्राज्य कहलाएगा। समझ गए बात? कोई देश जिन देशों पर अपना अधिकार कर लेता है वो देश उस देश के क्या कहलाते हैं? औपनिवेशिक साम्राज्य कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं 1947 से पहले भारत पर किसका अधिकार था? ब्रिटेन का अधिकार था। इसका मतलब भारत भी ब्रिटेन के औपनिवेशिक साम्राज्य के अंदर आता था। समझ गए बात? अब इंग्लैंड का बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था। इसका मतलब कई देश इंग्लैंड के अंडर में थे, कई देश इंग्लैंड के कंट्रोल में थे। अब इंग्लैंड का इतना बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था, तो अगर मशीनों में कोई उत्पादन किया जाएगा उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी। अब इंग्लैंड का तो इतना बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था कि वो कहीं से भी कच्चा माल ला सकता था। तो बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य होने का एक तो फायदा क्या मिला? इससे इंग्लैंड को आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता था। तथा इसके बाद तैयार माल बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाता था। इसका मतलब समझना, जैसे ये कोई उद्योग है, इस उद्योग में क्या बनता है? कपड़ा। अब कपड़ा बनेगा इस उद्योग में, तो कपड़ा किससे बनेगा? कपास से बनेगा। तो कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल क्या हो गया? कपास हो गया। और फिर तैयार माल क्या हो गया? कपड़ा। क्यों? ये तो कच्चा माल हो गया, इस कच्चे माल से तैयार माल क्या हो गया? कपड़ा। अब ये कपड़ा बेचने के लिए बताओ बाजार की जरूरत होगी कि नहीं होगी? जैसे इंग्लैंड क्या करता था? भारत से कच्चा माल ले जाता था, कपास ले जाता था और वहां इंग्लैंड में कपड़े बनाता था, फिर उस कपड़े को बेचने के लिए भारत में ही वो कपड़े भिजवाता था। तो मतलब ये हो गया कि औपनिवेशिक साम्राज्य होने की वजह से इंग्लैंड को आसानी से कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाता था और उसके बाद तैयार माल को बेचने के लिए क्या उपलब्ध हो जाता था? बाजार उपलब्ध। तो इतनी सारी सुविधा थी। यही कारण है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से। दूसरा कारण अपन देखें तो दूसरा कारण अपन बताएंगे इसमें, लोहे व कोयले की खानों का पास पास होना। लोहे व कोयले की खानों का पास पास होना। तो देखो
जब भी उद्योगों की स्थापना होगी, औद्योगिक क्रांति में किसकी स्थापना हुई थी? उद्योगों की स्थापना हुई थी। जब भी उद्योगों की स्थापना होगी, इसके लिए बताओ मशीनों की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उद्योगों की स्थापना के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? मशीनों की आवश्यकता होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब समझते हैं। अब उद्योग की स्थापना के लिए मशीनों की जरूरत पड़ेगी। मशीनों के निर्माण के लिए लोहे और कोयले की आवश्यकता होती है तथा मशीनों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे व कोयले की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप एक उसको देखो, जो लोहार आता है, लोहार अगर अपन कोई भी लोहे की चीज उससे बनाए, कोई भी मशीन बनवाते हैं अपन छोटी सी उससे, तो गर्म कोयले पर उस लोहे को तपाता है, उसके बाद उस लोहे को अपने अनुसार क्या देता है? वो आकार देता है। अब मशीनें लोहे की बनी होती हैं, लेकिन लोहा ऐसे तो होगा नहीं कि लोहे को ऐसे की ऐसे चिपका दें। उस लोहे को एक मशीन का आकार देने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कोयले की आवश्यकता होगी। तो लोहे और कोयले दोनों से किसका निर्माण होता है? मशीनों का निर्माण होता है। और इंग्लैंड में तो लोहे और कोयले दोनों की खाने पास पास थी, तो वहां तो मशीनों का निर्माण बहुत ज्यादा क्या हो गया? आसान हो गया। और वहां मशीनें बनी, इसका मतलब वहां क्या हो गई? औद्योगिक क्रांति। तो लोहे व कोयले की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड में लोहे व कोयले की खानें पास पास होने के कारण वहाँ सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। तो एक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का कारण क्या हो गया? लोहे व कोयले की खानें पास पास से होना। तीसरा कारण अपन देखें तो तीसरा कारण होगा अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। अब देखना है इसका मतलब क्या हुआ। पहले इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था क्या होती थी कि एक बहुत बड़ा सामंत होता था, एक व्यक्ति होता था सामंत भी। वो सामंत क्या करता था? सामंत के पास जो जमीन होती थी खेतीबाड़ी वाली, उस जमीन पर किसका अधिकार होता था? सामंत का अधिकार होता था। उसके बाद सामंत कई किसान रखता था अपने अंडर में, उन किसानों से क्या करवाता था? खेती करवाता था। तो जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई, तो इसका मतलब वो किसानों के पास खेतीबाड़ी का तो कोई जुगाड़ रहा नहीं। इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था समाप्त होने के कारण जो अर्ध कुशल कारीगर थे, वहाँ के जो किसान खेतीबाड़ी का काम करते थे, वो कहाँ आके रहने लगे? शहरों में आके रहने लगे। गांव छोड़ दिया उसने, क्योंकि सामंती व्यवस्था तो समाप्त हो गई। अब जब वो शहरों में रहने लग गए और शहरों में जब औद्योगिक क्रांति हुई, अब उद्योगों में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो श्रमिकों के रूप में वो अर्ध कुशल जो कारीगर थे, वो आसानी से उद्योगों में क्या हो गए? उपस्थित हो गए, उनको उपलब्ध हो गए। जब इंग्लैंड में सामंत व्यवस्था को समाप्त किया गया, तो यहाँ के अर्धकुशल कारीगर
व श्रमिक गांव छोड़कर कहाँ चले गए? शहरों में चले गए। गांव छोड़कर शहरों में चले गए। जब शहरों में उद्योगों की स्थापना हुई तो उद्योगों को ये श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो गए। अपन भी समझ सकते हैं अगर उद्योगों को श्रमिक ही उपलब्ध नहीं होंगे तो वो उद्योग काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना मजदूरों के या श्रमिकों के कोई भी उद्योग काम नहीं चला सकता। काम करने वाले तो होने चाहिए ना वहाँ पे। तो गाँव से लोग बाग जब शहरों में चले गए श्रमिक वगैरह, तो वहाँ उद्योगों में आसानी से क्या हो गया? काम करने वाले उद्योगों में उपलब्ध हो गए। अगला पॉइंट है पूंजी की उपलब्धता। सिंपल सा है, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जैसे श्रमिकों के बिना उद्योग नहीं चल सकते, वैसे पूंजी के बिना भी किसी उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती। पूंजी की आवश्यकता होती है। यूरोप के देशों में सर्वाधिक पूंजी किसके पास थी? इंग्लैंड के पास थी। इस कारण इंग्लैंड में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति। इस कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। देखो विश्व का इतिहास है, काफ़ी कुछ इसमें अपने को एक ही लेसन में बता रखा है। मानते हैं ये भी कि और लेसन को देखते हुए इतिहास के लेसन काफ़ी टफ है। इतिहास के लेसन में भी ये चौथा जो लेसन है विश्व का इतिहास और लेसन से थोड़ा जटिल लेसन है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत आसान शब्दों में इन क्वेश्चन का आंसर लिखा है पॉइंट टू पॉइंट। तो आप इसको याद कर लेना। 2% आज के वीडियो में अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसी लेसन के सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।